गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप जी की जो स्वेरिंग इन सेरेमनी है ऑन 20th of January, उसमें यहाँ पर हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी को इनविटेशन दिया गया है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों के अंदर ना इसके बारे में काफ़ी सुर्खियां बन रही है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग, उनको भी यहाँ पर इस इवेंट के लिए इनवाइट किया गया है और भी बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया गया है। इनफैक्ट बीच में काफ़ी सारी ऐसी न्यूज़ भी आ रही थी कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को भी यहाँ पे इसके लिए इनवाइट किया जाए, पर अभी यहाँ पर सोर्सेज ने क्लैरिफाई कर दिया है कि मोदी जी नहीं, बट डॉक्टर एस जयशंकर जी को यहाँ पे इनविटेशन दिया गया है 20th of January के रिगार्डिंग। अब आप लोग जानते ही होंगे, दिसंबर मंथ की बात है, डॉक्टर एस जयशंकर तब भी यूएस विजिट कर रहे थे। उस समय उन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को भी मिले थे एंड एट द सेम टाइम जो कांग्रेसमैन है माइकल वॉल्ट्स, उनको भी मिलकर आए थे, जो कि अब डोनाल्ड ट्रंप के अगले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होने जा रहे हैं। तो डेफिनेटली देखो, बहुत सारी हैपनिंग्स होनेंगी आने वाले दिनों के अंदर, तो उनको हम डेफिनेटली ट्रैक करते रहेंगे। दोस्तों, डेट है आज की 13 जनवरी 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। दोस्तों, जब हम बात करते हैं 13th एंड 14 जनवरी की ना, तो इन 2 दिनों में बहुत सारे अलग-अलग फेस्टिवल देश भर में सेलिब्रेट किए जाते हैं। जैसे आप लोगों ने लोहड़ी के बारे में सुना होगा, मकर संक्रांति हम जानते हैं, उसके साथ ही साथ पोंगल आपने सुना होगा तमिलनाडु के अंदर, माघ बिहू आपने सुना होगा, राइट? उत्तरायण सुना होगा। बहुत सारे इस दिन नए साल की तरह भी इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो डेफ़िनेटली ये 2 दिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो जाते हैं। तो आप सभी को, जो भी आप सेलिब्रेट करते हो, उसके लिए ढेर सारी आप सबों को शुभकामनाएँ। स्टार्ट करते हैं। देखो, उससे पहले आपको बता दूँ कि अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू, इस टेलीग्राम चैनल पे जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। एट द सेम टाइम जब भी कुछ इम्पोर्टेंट कंटेंट होता है, वो सारा कंटेंट भी मैं आप लोगों के साथ इसी पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूँ। तो पहले टॉपिक पे चलते हैं। पहला टॉपिक है हमारे सामने 2024 हॉटेस्ट ईयर, ऐसा यहाँ पर बताया गया है C3S के द्वारा। दोस्तों, दरअसल में एक ना C3S है, कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस। ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है यूरोपियन यूनियन का, जो क्लाइमेट डेटा हमें प्रोवाइड करता है, बताता है कैसे-कैसे क्लाइमेट इन्फॉर्मेशन समय के साथ चेंज हुई है, टेम्परेचर ट्रेंड्स क्या हैं, सी लेवल में क्या बदलाव आया है, ये सब चीज़ें इसके द्वारा बताई जाती हैं। अब इन्होंने ऐसा बताया कि 2024 आज तक का सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट साल था। दरअसल में हमारे पास ना 1850 के बाद का थोड़ा डेटा है, तो उससे बाद से नोटिस करें ना 1850 से लेके 2024 तक, तो ऐसा देखने को मिल जाएगा कि 2024 वाज़ द वार्मेस्ट ईयर इन द ग्लोबल टेम्परेचर रिकॉर्ड। इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा ना कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो सदी के अंत तक, यानी कि 2100 के एंड तक हमारा टेम्परेचर ज़्यादा राइज ना करे। हमारी कोशिश ये है कि मैक्सिमम 2 डिग्री राइज करें, एंड कोशिश हम ये कर रहे हैं कि 1.5 डिग्री तक ही हम इस राइज को रोक पाए। पर ऐसा बताया गया है कि 2024 पहला साल बन गया है जिसने 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड को ऑलरेडी ब्रीच कर दिया है। अगर आप थोड़ी इसकी डिटेल्स देखना चाहते हो ना, तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे 2024 का अगर आप तापमान नोटिस करोगे, तो 1991 से 2020 की एवरेज के बीच में ये 0.72 डिग्री ज़्यादा गर्म था। हालाँकि हमारी कोशिश क्या है कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल, यानी कि 1850 से 1900 का जो टेम्परेचर था ना, उससे हम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर रोकें। पर 2024 के अंदर ही हमारा जो टेम्परेचर था वो 1.6 डिग्री सेल्सियस ऊपर जा चुका है। तो यानी कि अभी से ही हम वहाँ पहुँच गए हैं, जो हम सदी के अंत तक जहाँ पे टेम्परेचर को रोकना था। तो काफ़ी एक कंसर्निंग बात हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एंड आज के समय जितने ज़्यादा हम कार्बन मिशंस कर रहे हैं ना, तो हम कहीं न कहीं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे आ चुके हैं, ऐसा काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स का मानना है। मतलब यहाँ से वापस जाना अब बहुत ही कठिन काम यहाँ पे होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, ये जो C3S की मैं बात कर रहा था, तो डेफिनेटली पॉलिसी मेकिंग में मदद करता है, बहुत सारा डेटा ये प्रोवाइड करते हैं। एंड डेफिनेटली और जो संस्थाएँ हैं, जैसे WMO हो गया, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इनके साथ ये कोलैबोरेट करते हैं। डेफिनेटली बहुत सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, आप सब लोग ना पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में जानते ही होंगे। दरअसल में पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को 2015 में अडॉप्ट किया गया था, जो UNFCCC की COP 21 हुई थी उस समय के ऊपर, राइट? एंड बाद में फिर 2016 में फोर्स में आ जाता है। अब यहाँ पर जो टारगेट था, इसकी बात कर रहा था कि हमें ग्लोबल वार्मिंग को बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है, एंड कोशिश ये करनी है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ही हम यहाँ पे रख पाएँ। तो भाई, ये तो कोशिश जो करनी थी, ये तो हमारी नाकाम हो चुकी है। पर कोशिश ये करनी चाहिए कि अब इससे नीचे तो डेफिनिटली हम रखें, उसके लिए हमें काम करना है। एंड डेफिनिटली उसके लिए कंट्रीज़ ने एनडीसीज़ बनाए हैं, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन।
कि जो बताते हैं कि हर कंट्री क्या क्या काम करने जा रही है, क्या उसका क्लाइमेट एक्शन प्लान होगा, जो कि हर 5 साल बाद इस तरह से हम अडॉप्ट करेंगे। अब यहाँ पर टेक्निकली रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको दी गई है यहाँ पर मैनेज करने की एनवायरनमेंट को, पर हम बात करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, वो ज्यादा बनती हैं। इसी को बोलते हैं हम कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही साथ लॉन्ग टर्म गोल्स भी यहाँ पे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर बताए गए। जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोशिश करनी चाहिए नेट जीरो एमिशंस को रीच करने की इन द सेकंड हाफ ऑफ द 21st सेंचुरी। इसके अलावा जो डेवलप्ड नेशन से उन्होंने प्लेज किया था कि वो $100 बिलियन एनुअली यहाँ पे मोबिलाइज करेंगे, बट ये तो चलो हो नहीं पाया। मतलब इसके रिगार्डिंग भी काफी सारे कंसर्न्स है, पैसे के रिगार्डिंग भी। और साथ साथ ग्लोबल पार्टिसिपेशन की भी यहाँ पे बात करी गई कि नियरली लगभग सारी कंट्रीज ने इसको यहाँ पे रेटिफाई कर दिया है। और एक चीज होती है ग्लोबल स्टॉक टेक, हर 5 साल बाद होता है, जहां हम असेस करते हैं कि हमने जो वादे किए थे, हमने जो प्रोमिस किए थे, क्या उनको हम अचीव कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो ये बात पता होनी चाहिए C3S के बारे में, कोपेरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस असेसमेंट, जिसने 2024 को हॉटेस्ट ईयर अभी तक का यहाँ पे बताया है। दोस्तों अगले टॉपिक पे चलते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं कि द यूएन माइग्रेशन एजेंसीज एड अपील फॉर सीरिया। दोस्तों सीरिया वाला मुद्दा जो था वो हमने पिछले दिनों के अंदर डिस्कस भी किया था, राइट। एंड हमने अंडरस्टैंड किया था किस तरह से जो रजीम चेंज यहाँ पे हमें देखने को मिला, काफी सारा क्राइसिस हमें सीरिया के अंदर देखने को मिला। उसी वजह से एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है जिसने यहाँ पर ये अपील की है कि इतना सारा पैसा हमें चाहिए, ठीक है, कि ताकि हम वापस से चीज़ों को रीबिल्ड कर पाएं। तो कॉन्टेक्स्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आईयूएम को अंडरस्टैंड करना अपने आप इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन को एस्टेब्लिश किया था 1951 के अंदर। अब इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, ये यूएन का ही हिस्सा है, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा था ना यूएन माइग्रेशन एजेंसी, तो इट इज अ पार्ट ऑफ यूएन। बट ध्यान क्या रखना है, इट इज नॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएन बट अ रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है बट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है यूएन की सिंस 2016। अब यहाँ पे पहले आईओएम पढ़ लेते हैं, फिर सीरिया के बारे में डिस्कस कर लेंगे। इसके माध्यम से होता क्या है ना, यहाँ पर आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, इसकी कोशिश ये रहती है कि जो माइग्रेशन का प्रोसेस हो उसको हम यहाँ पे प्रॉपर्ली मैनेज कर पाएं। कुछ डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज आते हैं माइग्रेशन के रिगार्डिंग, वहां पर देशों के बीच में कोलैबोरेशन कर पाएं। और जो इस तरह की जो माइग्रेशन होती है, जो कहीं ना कहीं डिस्ट्रेस माइग्रेशन होती है, उसके लिए क्या हम प्रैक्टिकल सोल्यूशन लेकर आ सकते हैं। प्लस आपके जो माइग्रेंट्स हो गया, रिफ्यूजीज हो गया, या फिर जो इंटरनली डिस्प्लेस पीपल होते हैं, उनको कुछ एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करनी होती है, तो वो प्रोवाइड करने का काम भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का ही रहता है। इसके हेडक्वार्टर आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिल जाएंगे। टोटल 175 मेंबर स्टेट्स हैं एंड 8 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, और भारत भी इसका मेंबर है सिंस 2008, राइट। तो दो रिपोर्ट्स आपको पता होनी चाहिए, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट एंड माइग्रेशन हेल्थ एनुअल रिपोर्ट, ये दो रिपोर्ट्स यहाँ पे ये निकालता है। बाकी इसके जो काम होते हैं मैंने आपको बता ही दिया। लेबर मोबिलिटी हो गया, माइग्रेंट इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, डायस्पोरा कम्युनिटी के लिंकेज हो गया, तो ये सब काम यहाँ पे ये चीजें देख लेता है। अब एक आखिरी बात पता क्या है, आईओएम ना माइग्रेशन पॉलिसीज इन्फोर्स नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं है कि भारत इसका मेंबर है तो भारत को बोलेगा कि आप यही पॉलिसी अडॉप्ट करो, नहीं। ये एडवाइस कर सकता है, हमें असिस्टेंस दे सकता है माइग्रेशन पॉलिसी के ऊपर, पर ये इन्फोर्स नहीं कर सकता पॉलिसीज अपनी, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। बाकी दोस्तों बात रही सीरिया की, तो सीरिया के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। सीरिया का आप यहाँ पे मैप देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी हैं, तो आप नोटिस कर पाओगे कि यहाँ पर आपको टर्की देखने को मिल जाएगा, उसके साथ साथ यहाँ पे आपका इराक हो गया, इराक के साथ ही यहाँ पर आपको जॉर्डन देखने को मिल जाएगा, यहाँ लेबनान हो गया, एंड लास्टली यहाँ पे इसराइल भी है। हम यहाँ पे अक्सर गोलन हाइट्स की बात करते हैं ना सीरिया और इसराइल के बीच में, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। बाकी ये मेडिटेरियन सी के साथ भी अपनी बॉर्डर टच करता है, यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे। इसके साथ साथ इसकी इंपॉर्टेंट सिटीज की बात करें तो एलोप्पो तो आप जानते ही होंगे, इसके अलावा डेमस्कस हो गया और होम्स, आपको इंपॉर्टेंट रिवर्स आपको इंपॉर्टेंट सिटीज आपको देखने को मिल जाएंगी। बात दोस्तों करें अगर हम यहाँ पे रिवर्स की, तो कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, जैसे आपका यूफ्रेट्स नदी हो गया, ठीक है, आपका टिग्रिस हो गया, एंड लास्टली आपका जो ओरोंटस रिवर है ये देखने को मिल जाएंगी। बाकी इसका जो क्लाइमेट होता है ना, वो मोटा मोटा आपका मेडिटेरियन क्लाइमेट ही आपको देखने को मिल जाता है। तो ये बात थी सीरिया के बारे में, विच यू शुड बी एबल टू नो। इसके अलावा एक पॉइंट है गल्फ ऑफ मेक्सिको का। देखो ट्रम्प साहब आ रहे हैं, ठीक है, डॉक्टर एस जयशंकर भी जा रहे हैं उनसे मिलने, ठीक है, 20 जनवरी को। तो ट्रम्प जी ने बहुत सारी अनाउंसमेंट करते जा रहे हैं, उनमें से एक अनाउंसमेंट उन्होंने ये करी है कि वो गल्फ ऑफ मेक्सिको जो है ना, उसका नाम बदल के रख देंगे गल्फ ऑफ अमेरिका, ठीक है। नो वन नोज दोस्तों कि क्या होगा जब एक बार 20 जनवरी आएगी, बट डोनाल्ड ट्रम्प के प्लान्स काफी बड़े दिख रहे हैं, बाकी पता लगेगा जब वो आएंगे। तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि जो पहली बार ये जो नाम था ना, ये स्पेनिश एक्सप्लोरर्स के मैप्स के ऊपर हमें देखने को मिलेगा 16वीं सदी के अंदर। अब गल्फ ऑफ मेक्सिको की इंपॉर्टेंस क्या है,
दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारा क्रूड ऑयल, राइट, और साथ ही साथ आपका नेचुरल गैस प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। तो यानी कि स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है एंड अदरवाइज इकोनॉमिक जो रिजर्व्स वगैरह हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। कुछ एक बातें आपको इसके बारे में भी गल्फ ऑफ मेक्सिको के बारे में जाननी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल गल्फ ऑफ मेक्सिको से यहाँ पर अटलांटिक ओशियन कनेक्ट होता है कौन सी स्टेट के थ्रू? यहाँ पर है स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। ठीक है, ये यूएस और क्यूबा के बीच में आपको स्टेट ऑफ फ्लोरिडा देखने को मिल जाएगी। इसके माध्यम से अटलांटिक ओशन के साथ ये कनेक्ट करता है। चलो ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर गल्फ ऑफ मेक्सिको कैरेबियन सी के साथ कनेक्ट करता है थ्रू युकांटन चैनल। ठीक है, ये मेक्सिको और क्यूबा के बीच में आपको युकांटन चैनल आपको देखने को मिल जाएगा। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। इसके साथ ही साथ आप नोटिस कर पाओगे, ठीक है, ज़्यादातर ये नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट से ही सराउंडेड है। इसको मेडिटेरियन ऑफ द अमेरिकन के नाम से भी जाना जाता है और ये सी फ्लोर सबसिस्टेंस से यहाँ पे फॉर्म हुआ है। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है कैसे सी फ्लोर सबसाइड करती है, ठीक है, उससे कहीं ना कहीं इसका फॉर्मेशन हुआ है टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के साथ। यहाँ पर आपको मेक्सिको बेसिन या सिप्सी डीप आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि गल्फ ऑफ मेक्सिको में डीपेस्ट रीजन आपको देखने को मिलता है। लास्टली वाटर बॉडीज का कनेक्शन मैंने आपको बता दिया। एक होता है थर्ड कोस्ट। थर्ड कोस्ट क्या है? यहाँ पर जो भी आपकी स्टेट्स है ना, जैसे आपका टेक्सास, लुजियाना, मिसिसिपी, अलाबामा, फ्लोरिडा, जो गल्फ को बॉर्डर करती हैं उनको यहाँ पे थर्ड कोस्ट के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख पाओगे, ये होगा आपका फ्लोरिडा और जो बाकी स्टेट्स आप यहाँ पे लुजियाना आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, ये स्टेट्स को यहाँ पर हम थर्ड कोस्ट ऑफ यूएस यहाँ पे बोलते हैं। राइट, आगे आते हैं अगले टॉपिक पे, लिंकिंग फार्मर आईडी टू पीएम किसान। अंडरस्टैंड करते हैं। आप लोगों को पीएम किसान के बारे में तो पता है, ठीक है। पीएम किसान के अंदर क्या होता है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि 2019 के अंदर लॉन्च करी गई। 100% पैसा जो होता है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की यहाँ पे स्कीम है। अब होता क्या है ना कि हर चौथे महीने यानी कि साल में 3 बार 2-2 हज़ार रुपया यहाँ पे दिया जाता है किसानों को। तो यानी कि टोटल साल में किसानों को दिया जाता है कितना? 6,000 रुपया, ताकि वो कहीं ना कहीं अपनी एग्रीकल्चर एक्सपेंसेस को यहाँ पे मीट कर पाए। ठीक है, ठीक है, इनपुट कॉस्ट होती है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा कम करने की यहाँ पे कोशिश है कि उनको पैसा दे रहे हैं तो डेफिनेटली वो अपने आप को थोड़ा और बेहतर कर सकते हैं। अब देखो यार, टेक्निकली अगर देखा जाए ना तो ये सारी लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज के लिए एप्लीकेबल है, पर यहाँ पर कुछ एक हमें एक्सेप्शंस देखने को मिल जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल जो इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स हैं उनको ये पैसा नहीं मिलेगा। आपके कोई ऐसा मेंबर है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट उसने होल्ड कर रखी है, उसको नहीं मिलेगा। कोई सर्विंग या रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसको नहीं मिलेगा। कोई पेंशनर है जिसको आपकी सैलरी जो पेंशनर को पैसा मिलता है वो 10,000 से ज़्यादा है, इनकम टैक्स पेयर है, ठीक है, या फिर डॉक्टर इंजीनियर है, इस तरह के प्रोफेशनल्स को भी ये एलिजिबल नहीं है। तो ये कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। बाकी जैसे मैंने आपको बताया, 6,000 रुपया साल भर में 3 इंस्टॉलमेंट में इस तरह से मिल जाता है। जो किसान है अपने आप को खुद भी रजिस्टर कर सकते हैं यूजिंग पीएम किसान पोर्टल एंड साथ ही साथ जो भी कुछ उनके इनपुट्स होते हैं, कुछ टूल्स या पर्सनल नीड, उनके लिए उनको यहाँ पे ये सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है पीएम किसान के माध्यम से। अब यहाँ पर क्या हुआ ना, रिसेंट अपडेट ये है कि अगर कोई नया बेनिफिशियरी ऐड होगा अंडर पीएम किसान स्कीम, उसके लिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने ना फार्मर आईडी को मैंडेटरी कर दिया है। क्या होता है फार्मर आईडी? फार्मर आईडी कह लो या फिर किसान पहचान पत्र कह लो, ये एक आधार की तरह ही आपको एक डिजिटल आइडेंटिटी आपको किसानों की देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पर इस फार्मर आईडी के अंदर अलग अलग इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे डेमोग्राफिक्स के बारे में, क्रॉप्स कैसी कैसी यहाँ पे उगाई गई हैं, कहाँ पे कौन सी ज़मीन की किसकी ओनरशिप है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें स्टेट के लैंड रिकॉर्ड्स के साथ डायनेमिकली लिंक्ड होती है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि 2025 मार्च तक हम 6 करोड़ फार्मर आईडीज़ यहाँ पे लोगों को दे देंगे जो किसान होंगे। तो डेफिनेटली ना सारा उसमें ना फार्मर आईडी के अंदर पूरा डेटा आ जाएगा कि कितनी ज़मीन में कौन सी क्रॉप उगाई है, कितने यहाँ पे उसके अलग अलग पशु कितने हैं, है ना। तो किसानों की मदद करी जा सकती है, किसानों की पॉलिसीज बनाई जा सकती है, किसानों के बारे में हमारे पास अच्छी खासी जानकारी होगी। कल को कुछ फसल खराब हो जाती है तो हम उनको भी उस हिसाब से पैसा दे पाएंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी जो एग्री स्टैक कॉम्पोनेंट है हमारे सेंट्रल के डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का, तो फार्मर रजिस्ट्री उनमें से आपको एक कॉम्पोनेंट देखने को मिल जाती है। तो यही बस बातें थी, ठीक है ना। तो कोशिश यही है कि जो मैंडेटरी यहाँ पे करी गई है अभी इन 10 स्टेट्स के अंदर है, जो कि ये 10 स्टेट्स आपको 84% यहाँ पे किसान आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट। बाकी इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया, इससे कहीं ना कहीं प्रोसेस काफी और आसान हो पाएगा। तो इस तरह से फार्मर आईडी को लिंक किया गया है टू पीएम किसान, राइट। ठीक है, अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज प्रवासी भारतीय दिवस। दोस्तों लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि हम इस टॉपिक को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल 8 से लेकर 10 जनवरी के बीच में इस बार प्रवासी भारतीय दिवस को सेलिब्रेट किया गया उड़ीसा के अंदर।
राइट। तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी यहाँ पे गए थे। राइट। होता क्या है ना कि दरअसल में हम सेलिब्रेट वैसे इसको 9 जनवरी को करते हैं, पर सेलिब्रेशन इस तरह से 3 दिन यहाँ पे चलिए इसके रिगार्डिंग। तो प्रवासी भारतीय दिवस को 2003 में यहाँ पे इनिशिएट किया गया था। उस समय के हमारे जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो इसको हम पहले तो देखो हर साल ही मनाते थे। टेक्निकली अभी भी हर साल ही मनाते हैं, पर जो बड़े लेवल पे सेलिब्रेशन होती है वो 2 साल बाद होती है। तो बाइनली यहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। 2015 से हमने ये चीज स्टार्ट करी है कि इसको बाइनली हम यहाँ पे इसको सेलिब्रेट करेंगे। क्यों करते हैं? यहाँ पर इसको हम सेलिब्रेट करते हैं इन ऑर्डर टू मार्क महात्मा गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915। इससे कहीं ना कहीं जो भारतीय डायस्पोरा का जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं। एंड कोशिश यही होती है इसके माध्यम से कि जो डायस्पोरा का रोल है वो हम बता पाएं, एट द सेम टाइम बेटर अंडरस्टैंडिंग हो इंडिया की अब्रॉड। ठीक है, तो ये सब बेनिफिट्स के लिए हम यहाँ पे प्रवासी भारतीय दिवस को हर साल सेलिब्रेट करते हैं। इस बार जो सेलिब्रेशन किया गया ना, उसकी जो थीम थी कि डायस्पोरा का हमारा कितना रोल है टू विकसित भारत। ठीक है, ये फोकस था। और आप नोटिस कर पाओगे इसी पर्टिकुलर मौके के ऊपर जो प्रवासी भारतीय दिवस होता है वहां पर हम देते हैं प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड। ठीक है, किसी पर्टिकुलर पर्सन ने बहुत अच्छा काम किया होता है। ठीक है, हाईएस्ट ऑनर एक तरह से दिया जाता है हमारे जो एनआरआईज हो गए या पर्सन ऑफ इंडियन रीजन हो गए या कोई संस्था जो उनके द्वारा एस्टेब्लिश करी जाती है। तो इस बार के 2025 के अंदर आप नोटिस कर सकते हो प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना, ताकि जो डायस्पोरा है वो कहीं ना कहीं भारत के हेरिटेज को एक्सप्लोर कर पाए। उसके अलावा हम ना चाहते हैं डायस्पोरा हेरिटेज डॉक्यूमेंटेशन, कि डायस्पोरा का जो भी उनकी माइग्रेशन की स्टोरीज हैं उनको हम प्रिजर्व कर पाए। जैसे गुजरात के अंदर आपको मांडवी देखने को मिल जाएगा और ओमान के अंदर आपको मस्कट देखने को मिल जाएगा। उसको हम यहाँ पे प्रिजर्व करेंगे इस तरह डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से। ठीक है, टेक इनोवेशन के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, बाकी कल्चरल आउटेज जैसे आप एग्जांपल यहाँ पे नोटिस करना, जैसे रामायणा के ऊपर इंफोसिस हो गया, ओडिशा का हेरिटेज हो गया, तमिल कल्चरल कनेक्शन हो गया, ये सब यहाँ पे फोकस आपको देखने को मिल जाएगा। एक आपके दिमाग में आएगा सर कौन से देश में सबसे ज्यादा भारत का डायस्पोरा रहता है? द आंसर इज यूएसए। यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे टोटल, अगर आप नोटिस कर पाओगे ना, एनआरआईज और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन मिला के लगभग 54 लाख आपको इंडियन डायस्पोरा देखने को मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे आपको यूएई देखने को मिलेगा 35 लाख के साथ, मलेशिया देखने को मिलेगा, ठीक है, 29 लाख के साथ, फिर कनाडा आ गया 28 लाख हो गया, एंड सऊदी अरेबिया लगभग 24 लाख के आसपास आपको ये नंबर देखने को मिल जाएगा। डायस्पोरा का ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल पिछले साल $129 बिलियन हमने रेमिटेंसेस के अंदर रिसीव करे। दुनिया भर के अंदर जो हाईएस्ट रेमिटेंसेस मिलते हैं वो दरअसल में भारत को ही मिलते हैं। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कैसे इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी जैसे फॉर एग्जांपल सुंदर पिचई जैसे गूगल के, सत्य नडेला जैसे माइक्रोसॉफ्ट के, तो बहुत सारे इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स आज के समय हमें देखने को मिल जाते हैं। एंड वो काफी सारा पैसा भारत में इन्वेस्ट भी करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे केरला एंड तमिलनाडु से काफी सारे लोग गल्फ कंट्रीज जाते हैं, वो बहुत सारा पैसा घर भेजते हैं। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो डेफिनेटली जो हमारा डायस्पोरा है उनका इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन तो है ही है। उसके अलावा कल्चरल डिप्लोमेसी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे आप नोटिस कर सकते हो हमारा आयुष जो है, ठीक है ना, जो योगा है, आयुर्वेदा है, फेस्टिवल्स है, जैसे दिवाली आज के समय आप नोटिस कर पाओगे यूके पार्लियामेंट के अंदर सेलिब्रेट करी गई। इंटरनेशनल योगा डे के जो इवेंट्स होते हैं दुनिया भर में सेलिब्रेट किए जाते हैं। रामलीला आपको इंडोनेशिया में परफॉर्म होती हुई देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा योगा का इंक्लूजन हुआ यूनेस्को के अंदर, तो डेफिनेटली बहुत चीज उसमें रिकॉग्नाइज करी गई। तो प्रवासी भारतीय का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जैसे आपके इवन जैसे राइटर्स है ना, सलमान रश्दी हो गए, झुम्पा लहरी जी होंगे, इनके द्वारा भी बहुत इंडिया को दुनिया भर के सामने शोकेस किया जाता है। तो कल्चरल डिप्लोमेसी में भी रोल है। उसके अलावा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, जैसे थोड़े दिन पहले हमने डिस्कस किया था ना, जो आपका 123 एग्रीमेंट था, यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील जो थी, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम के ऊपर हुई थी। तो उसके अंदर भी हमारे इंडियन डायस्पोरा ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, इंडियन अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस ने। उसके साथ साथ बहुत सारे आपको जैसे कमला हैरिस जी आपको देखने को मिल जाएंगे, ऋषि सुनाक हो गया, ठीक है ना, एंटोनियो कोस्टा हो गए, ये कहीं ना कहीं इंडियन रीजन के ही लीडर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हो सकता है थोड़ा बहुत हमारा भी इंटरेस्ट वो यहाँ पे प्रोटेक्ट करें। राइट। तो डिप्लोमेटिकली डेफिनेटली ये चीजें इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। बाकी सोशल एंड नॉलेज कंट्रीब्यूशन, क्योंकि आज के समय अगर हम नोटिस करें ना, यूके यूएस के अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स और नर्सेज वो इंडियन ओरिजिन की हैं। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, फिलांथ्रोफी एजुकेशन के अंदर हो गया, नॉलेज ट्रांसफर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंड उसके साथ साथ भारत की इमेज को भी दुनिया भर के सामने लेके जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सुंदर पिचई, इंदिरा नोई, इन्होंने कहीं ना कहीं भारत की इमेज को बहुत ही एक बड़े लेवल के ऊपर यहाँ पे लेके गए हैं। तो क्लियरली ये शो करता है कि हमारे डायस्पोरा का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है विकसित भारत के अंदर भी। राइट।
तो इनफैक्ट ना थोड़ा डिटेल में इसलिए डिस्कस किया क्योंकि ये ना टॉपिक जो है ना वो आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। डायस्पोरा ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि भारत सपोर्ट करे अफ्रीकन यूनियन की G20 मेंबरशिप के रिगार्डिंग। कोविड-19 पैंडेमिक के ऊपर बहुत सारे लोगों ने मदद करी, ठीक है। तो मेंस के अंदर आई थिंक, अब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2021 के आसपास कहीं एक क्वेश्चन आया था कि डायस्पोरा का क्या रोल होता है। एग्जैक्टली मेंस के सिलेबस में मेंशन्ड है, तो वहां पर भी पूछा जा सकता है। बाकी प्रीलिम्स के अंदर कुछ और जो फैक्चुअल चीजें थी वो डेफिनेटली आपसे पूछी जा सकती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अब चल लेते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में, तो यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 विद रिगार्ड्स टू आपका आरबीआई के कॉरस्पॉन्डिंग है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें यहाँ पर न्यूमोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन के बारे में आपसे यहाँ पे सवाल पूछा गया है। अब कल मतलब जो मैंने सैटरडे आपसे होमवर्क दिया था आपको, उसमें अगर हम बात करें ना तो एक क्वेश्चन था बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बारे में। दोस्तों जब हम बात करते हैं ना बैलिस्टिक मिसाइल, तो बैलिस्टिक मिसाइल ना इनिशियली एक रॉकेट के माध्यम से इस तरह से पावर किया जाता है। एक टाइम वो बाद में ट्रेजेक्टरी में आ गया ना, उसके बाद कहीं ना कहीं वो इस तरह से पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी के माध्यम से अपने आप यहाँ पे ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में हमें देखने को मिल जाएगा, राइट। तो इसमें आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है। ये बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी होती है मोस्ट ऑफ द फ्लाइट, ठीक है। हाइपरसोनिक स्पीड पे भी ये जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे आपको क्रूज मिसाइल आपको देखने को मिलेगी। क्रूज मिसाइल क्या होती है? क्रूज मिसाइल ये विद इन द एटमोस्फेयर ही रहती है। आपकी बैलिस्टिक मिसाइल तो क्या करेगी, वो एटमोस्फेयर के बाहर भी जाएगी, फिर वापस से री एंटर करेगी। पर क्रूज मिसाइल आपकी विद इन द एटमोस्फेयर ही रहती है। एंड यहाँ पर आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, ये सब सोनिक हो सकती है, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, मतलब स्पीड ऑफ साउंड के साथ कैसा उसका लिंकेज है। अगर स्पीड ऑफ साउंड से कम है तो सबसोनिक। सुपरसोनिक होता है 1 to 5 मैक, ठीक है। 1 to 5 मैक को हम सुपरसोनिक बोलते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड होती है मैक। एंड 5 मैक से ज्यादा स्पीड होती है हाइपरसोनिक। तो इस तरह से अलग अलग स्पीड के हिसाब से इसको यहाँ पे किया जाता है। और ये मैनुअली गाइडेड या फिर सेल्फ गाइडेड हमें देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, यहाँ पर कह रहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल आर जेट प्रोपोल्ड एट सबसोनिक स्पीड। नहीं, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होती हैं वो स्टार्टिंग में आप उनको प्रोपेल करते हो, एंड वो भी आप काफी हाई स्पीड के ऊपर उनको प्रोपेल करते हो, ठीक है। बाद में तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंदर होती हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है आपकी इनकरेक्ट बन जाएगी। बाकी दोस्तों जो आपकी जो मिसाइल्स वगैरह न्यूज में रहती है ना, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे जो ब्रह्मोस है ना, ये ब्रह्मोस आपकी क्रूज मिसाइल है, ना कि बैलिस्टिक मिसाइल। तो अगर आपको थोड़ा करंट अफेयर से पता होता तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत थी, फर्स्ट भी गलत थी, तो ऑप्शन डी नीदर वन नॉट टू इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा मैंने आपको एक और होमवर्क दिया था, ठीक है। थोड़ा सा पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के बारे में, थोड़ा टफ था, बट लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है कि संविधान के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट को जिम्मेदारी है स्टेट्स को प्रोटेक्ट करने की फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। द आंसर इज यस। अगर आप आर्टिकल 355 नोटिस करोगे ना कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये चीज मेंशन्ड है कि स्टेट्स को एक्सटर्नल एग्रेशन और या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस से प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही है, इसलिए स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सेकंड कह रहा है जो संविधान है वो एक्सेम्प्ट करता है स्टेट्स को फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू अ पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। नहीं, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 22(5) की अगर हम बात करें, उसमें यह बात कही गई है कि उसको भी यहाँ पे लीगल काउंसिल मिलना चाहिए। बाकी थर्ड स्टेटमेंट की बात करें कि जो पोटा की बात करें, देखो टेक्निकली अब तो इसको हटा दिया गया है, पर जब पोटा था तो ये काफी ना एक स्ट्रिक्ट लॉ था, ठीक है, काफी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि पोटा के हिसाब से जो अक्यूज का कन्फेशन है वो एविडेंस के तौर पे नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। नहीं, देखो मैंने जैसा कहा ना, जो पोटा है काफी स्ट्रांग था, काफी स्ट्रिक्ट था। तो अगर किसी अक्यूज ने पुलिस के सामने भी कन्फेशन दे दिया ना, तो उसको भी हम एविडेंस कंसिडर कर सकते थे। इसलिए थर्ड भी आपका गलत हो जाएगा। तो कितनी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? केवल एक स्टेटमेंट आपको यहाँ पे सही देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा एक बोधिसत्व के कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। यहाँ पर पहला कह रहा है कि जो बोधिसत्व का जो कॉन्सेप्ट है वो हीनयान सेक्ट के साथ लिंक्ड है। बिल्कुल भी नहीं, यही तो बेसिक चीज थी। ये महायान सेक्ट के साथ यहाँ पे लिंक्ड है, ठीक है, कि अपनी वो सेल्वेशन को एक तरह से डिले कर देते हैं ताकि औरों को मदद कर पाए। तो ये महायान का कॉन्सेप्ट है, ना कि हीनयान का। बाकी दोस्तों बाकी दोनों स्टेटमेंट्स की बात करें, डेफिनेटली दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा दोस्तों बात करें ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे, ये आज का आपका होमवर्क रहेगा 3 स्टेटमेंट्स के बारे में। एंड जो सैटरडे मैंने आपको होमवर्क दिया था नेलापेट्टू बर्ड सेंचुरी के बारे में, ये आपको आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगी, इसलिए स्टेटमेंट 1 आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट डेफिनेटली GEA के बारे में बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम की बात करें तो डेफिनेटली ये सभी रोड एक्सीडेंट्स के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एंड लास्टली लेसर फ्लेमिंगो की बात करें तो वल्नरेबल नहीं आई थिंक, बट इसका नियर थ्रेटेंड इसका स्टेटस है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट बन जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।